नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा एन एरी थ्री डेटा स्ट्रक्चर को और जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। चलिए थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एन एरी थ्री होता क्या है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है और ट्री डेटा स्ट्रक्चर को मैंने अपने पुराने वीडियोस में कवर किया हुआ है जिसमें मैंने ट्री के बेसिक्स बताए थे। वो बेसिक्स जो मैंने उस वीडियो में कवर करे हैं यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। इनफैक्ट जितने भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर ट्री काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, सबके अंदर वो ट्री के बेसिक्स लागू होते हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा। अब बाकी इस वीडियो में मैं ब्रीफली समराइज करूंगा कुछ कंसेप्ट्स को, बट इन डेप्थ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या। सो एनएरी एक ट्री का ही सब टाइप है। और इसको प्रोनाउंस करा जाता है एन एर ई ट्री, एनएरी ट्री। राइट, फास्ट बोले तो एनएरी ट्री, स्लो बोले तो एन एर ई ट्री, एनएरी ट्री। अब एन एरी थ्री के अंदर, नाम के अंदर दो चीजें एन और एरी, इनको समझते हैं। एन क्या होता है? एन रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। राइट, तो ट्रीज के अंदर हमारे पास नोड्स होती हैं और नोड्स के अपने चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं। और हर नोड के ऊपर कितने बच्चे होंगे ये एन डिफाइन करता है हमारा एनरी ट्री के अंदर। बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री के अंदर एन इज टू, दो ही मैक्स बच्चे हो सकते थे वहां। एनरी के अंदर एन एक नंबर है जो कि आप डिफाइन करेंगे। एरी इज एरिची, एरी जो शब्द है वो आता है एरिटी से, जिसका मतलब होता है एरिटी का, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। सो कितने बच्चे होंगे, दैट इज एरिटी। सो एन एरी मीन्स एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कैन हैव। सो एवरी नोड कैन हैव एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एन कितना होगा वो आप बताएंगे। सो एक ओपन एंडेड हो जाता है। राइट, आप इसको कितने से भी रिप्लेस करते हैं। एन कैन बी 1 2 500,000, जितना आप एन को करना चाहते हैं। इसको बना के भी दिखाऊंगा कैसे ये, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करूंगा तो अच्छे से समझ आएगा। अब एनरी ट्री इज अ टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया ट्री का एक सब टाइप है। ईच नोड कैन हैव एन चिल्ड्रन, ये हर नोड के एन बच्चे हो सकते हैं। एन कैन बी एनी नंबर। इन बाइनरी ट्री एन इज इक्वल टू टू। एन जो बाइनरी ट्री है उसके अंदर एन किसी भी नोड के दो बच्चे मैक्सिमम हो सकते हैं, तो एन इज टू। ये और बट एन एरी ट्री के अंदर एन टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। वो हम डिफाइन करेंगे खुद ही। सो विच मीन्स इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में एक रिस्ट्रिक्शन है दो की, कि आप दो से ऊपर बच्चे नहीं रख सकते उसके अंदर। लेकिन एन एरी इज मोर फ्लेक्सिबल देन बाइनरी ट्री, बिकॉज उसके अंदर आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो, मुझे 3 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, हर नोड के कितने बच्चे होने चाहिए। इसको ड्रॉ करके देखते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं फाइल सिस्टम का एग्जांपल लूंगा। आपके मशीन के अंदर, कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर कितने ही फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एनएरी ट्री का, बिकॉज आप खुद ही डिफाइन करते हैं कितने आपने फोल्डर्स डालने हैं और कितनी फाइल्स डालनी है, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। राइट, दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनएरी ट्री। तो इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। लेट्स से मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, फोल्डर वन। अब फोल्डर वन मेरी एक नोड है, ये मेरी एक रूट नोड है, ये रूट हो गया मेरा। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कितने ही अंदर सब फोल्डर्स बना सकता हूँ या उसके अंदर फाइल डाल सकता हूँ। राइट, तो ये एक नोड है, इसके अंदर मैं पहले बनाता हूँ फोल्डर टू, यहाँ पे बनाता हूँ फोल्डर थ्री, फिर बनाता हूँ मैं फोल्डर फोर। राइट, तो मैंने चार बना दी। अब अगर यही बाइनरी ट्री होता मैं दो से ऊपर नहीं बना सकता। बट क्योंकि ये अब हमारा एनरी ट्री है, हम इसके अंदर कितने भी फोल्डर्स और फाइल्स डाल सकते हैं। ये मैंने एक फाइल भी डाल दी, फाइल। राइट, एंड अगेन ये जो नई नोट्स बनी है, ये अपने आप में कितने भी नोट्स उसके अंदर आ सकती हैं। फोल्डर फाइव, इसके अंदर फोल्डर सिक्स। राइट, आपको कोई लिमिट नहीं है। आपको विंडोज या मैक या लाइनक्स आपको लिमिट नहीं करते कि एक फोल्डर के अंदर 5 ही फोल्डर बना सकते हो, 10 ही फोल्डर बना सकते हो। उसकी मे बी लिमिट हो, बट बहुत बड़ी लिमिट है। बाइनरी की ट्री नहीं है कि दो ही लिमिट्स है, दो ही फोल्डर बना सकते हो, नहीं। कितने ही फोल्डर्स, कितनी ही फाइल्स आप बना सकते हो, सो एंड सो फोर्थ। राइट, सो वो आप खुद ही डिफाइन करोगे।
कि कितने आपने फोल्डर्स और फाइल्स बनाने हैं एक फोल्डर के अंदर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनरी ट्री, जहां पे हमारे पास इस नोड के 4 बच्चे हैं, इस नोड के 3 बच्चे हैं। हमने खुद ही डिफाइन करे हैं कितने हमारे एक नोड के अंदर चिल्ड्रन होंगे। अब आते हैं एनरी के कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एनरी ट्री के अंदर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड लिंक टू इट्स चाइल्ड नोड। सो हर नोड, जैसे F1 एक नोड है, इसके अंदर एक डेटा है जो कि इस केस में फोल्डर का नाम है F1, और इसके अंदर और क्या चीज है, कंटेन्स डेटा एंड लिंक्स टू इट्स चाइल्ड नोड्स। लिंक क्या है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, लिंक है, ये लिंक पड़े हैं चाइल्ड नोड्स के ऊपर, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पॉइंटर्स कहते हैं। कि F1 पॉइंट करता है, बताता है कौन कौन से मेरे चाइल्ड नोड्स हैं। सो एक नोड के अंदर उसका डेटा होगा, प्लस कौन कौन से उसके चिल्ड्रन हैं उनका रेफरेंस होगा। द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। सो ये हमारी रूट नोड है, दिस इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। ये हमारी F1 जो रूट है, तो ये हमारी टॉप मोस्ट नोड है, तो इसको रूट कहते हैं। चिल्ड्रन एंड रूट इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। रूट स्टार्ट, यहां से जो है ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। चिल्ड्रन, अ नोड कैन हैव n चाइल्ड नोड्स। हर नोड के n बच्चे हो सकते हैं। n कितना है, n कैन बी एनीथिंग। इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे n इज 4, यहाँ पे 4 बच्चे हैं इस नोड के, इस नोड के 4 बच्चे हैं। इस नोड पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे n इज 3, इसके 3 बच्चे हैं, राइट। सो n कितना होगा, दैट इज अप टू यू एंड मी, हम कितना डिफाइन करना चाहते हैं। पेरेंट एंड सिबलिंग रिलेशनशिप्स, ईच नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज वन पेरेंट नोड। ये ट्री में भी मैंने बताया था, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में भी, हर नोड का कोई ना कोई पेरेंट नोड होता है एक्सेप्ट रूट। रूट का कोई पेरेंट नहीं, राइट। सो F2 का पेरेंट कौन है, F1। F5 का पेरेंट कौन है, F2। F6 का पेरेंट कौन है, F2। F2 का पेरेंट कौन है, F1। F1 का पेरेंट कौन है, कोई भी नहीं, बिकॉज ये रूट नोड है। Nodes with the same parents are siblings. So F2, F3, F4 और Fi जो फाइल है, इनका पेरेंट कौन है सबका, F1। और ये इसीलिए ये सारे सिबलिंग्स हैं, राइट। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज से ही आया है शब्द सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन। सो ये सारे सिबलिंग्स हैं। लेवल्स, अब एक कंसेप्ट होता है लेवल्स का। लेवल्स क्या होते हैं, द ट्री ग्रोस डाउनवर्ड्स इन लेवल्स। तो ट्री यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे नीचे जाता है, नीचे की तरफ जाता है, राइट। सो लेवल्स ऐसे होते हैं, राइट। सो ये हमारा हो गया लेवल, इसको हम कह सकते हैं 0। ये लेवल 1, लेवल 2। तो कई जगह पे रूट को लेवल 1 भी कहते हैं, 1 से भी होता है, बट बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन में रूट को लेवल 0 कहते हैं। ये लेवल 1 हो गया ये वाला, ये लेवल 2 हो गया, ऐसे लेवल 3, 4 नीचे की तरफ लेवल्स चलते चले जाते हैं। Height. The height of the tree is the number of edges on the longest path from the root to a leaf node. अच्छा, इसमें 3 4 चीजें। लीफ नोड क्या होती है, जो आखिरी नोड है जिसका कोई बच्चा नहीं है उसको लीफ नोड कहते हैं। जैसे F3 भी लीफ नोड है, ऐसा कोई बच्चा नहीं। F5 भी लीफ नोड है, ऐसा कोई बच्चा नहीं। F4, F5, F2 लीफ नोड नहीं है बिकॉज इसके बच्चे हैं। F1 लीफ नोड नहीं है बिकॉज इसके भी बच्चे हैं। तो जिस नोड के बच्चे नहीं है वो लीफ नोड आखिरी नोड। एक तो लीफ नोड हो गया। एजेस क्या होते हैं, ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में पॉइंटर्स जो होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको एजेस कहते हैं, जो एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ते हैं, इनको एजेस कहते हैं। सो हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम द रूट टू द लीफ। जो रूट से लीफ तक का लॉन्गेस्ट पाथ है उस पे जितने एजेस हैं वो उसकी हाइट होती है, राइट। सो यहां से F1 से लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, F5। F1 से लीफ नोड F3 भी है, ये भी एक पाथ है, इसमें सिर्फ एक एज है। लेकिन यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे एक ही लाइन है नहीं, इसलिए एक ही एज है। लेकिन ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। दूसरा पाथ है F1 से F5 तक का, ये एक लीफ नोड रूट से लीफ के बीच का पाथ है। इस पाथ के अंदर कितने हैं, 1 2। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 2, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लॉन्गेस्ट पाथ में जितने एजेस हैं फ्रॉम रूट टू द लीफ नोड वो हाइट है। तो इस केस में हाइट क्या है इसकी, 2। ओके, आगे चलते हैं। लीफ नोड्स, लीफ नोड मैंने पहले समझा दिए। नोड्स विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीफ नोड। तो F5 लीफ नोड है, F4 लीफ नोड है, F1, ये सारी लीफ नोड है बिकॉज इनके
बच्चे नहीं है कोई, देन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लीफ। वैसे इसमें एक और कंसेप्ट होता है फिक्स्ड मैक्स एन और अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो दो तरीके के एनरी ट्री हो सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं इस ट्री के अंदर फिक्स करता हूं कि एन की वैल्यू कभी भी 6 से ऊपर नहीं हो सकती। तो 0 से 6 तक की वैल्यूज अलाउड है, इससे बाहर वैल्यूज नहीं अलाउड, राइट। तो आप कह रहे हैं एन की वैल्यू 6 है, विच मीन्स ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 6 चिल्ड्रन। 6 से कम भी हो सकते हैं पर 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। दैट इज फिक्स्ड है कि आपने फिक्स मैक्सिमम कर दिया, आपने कहा मैक्स मेरा 6 ही बच्चे हो सकते हैं बस, या 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कुछ भी आपने डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग में, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, कितने ही बच्चे डाली जाओ, राइट। क्या डिफरेंस है, हो सकता है आपके फाइल सिस्टम में एक लिमिट लगी हो कि एक फोल्डर के अंदर 5,000 सब फोल्डर हो सकते हैं, कि 50,000 सब फोल्डर हो सकते हैं। तो आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा मैक्सिमम 50,000 है। यूजुअली 90% यूजर, 99% यूजर कभी एक फोल्डर के अंदर 50,000 सब फोल्डर्स नहीं बनाएंगे, राइट। सो वो लिमिट कभी रीच नहीं होगी, बट लिमिट है फिर भी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। और आप ये भी कह सकते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने मर्जी सब फोल्डर बनाओ, 50,000, 1 करोड़, जो भी बनाने हैं बनाओ, दैट इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो दो तरीके की जब इंप्लीमेंट करते हैं तब मैं इसको यूज करूंगा। दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम, फिक्स्ड मैक्सिमम एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यूसेज एग्जाम्पल पे आता हूँ, दो एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अब एंड फैमिली चार्ट। एक मैंने फाइल सिस्टम में आपको समझाई है, उसके अलावा दो और सिस्टम बताता हूँ। अगर ऐसा कुछ डेटा आपको मिले, फाइल सिस्टम जैसा डेटा, या अभी जो ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली चार्ट वाला डेटा मिले, उस केस में आपने सोचना है कि मैं एन एरे ट्री का यूज करके उसके अंदर इस डेटा स्ट्रक्चर को अपनी मेमोरी में सेव कर सकता हूँ। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपने रखना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा, टॉप पे सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इसको रखना है। आप कहोगे कि मैं एनएरए ट्री को बनाऊंगा बिकॉज मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, एक सीईओ के अंदर कितने ही मैनेजर्स होते हैं और एक मैनेजर के अंदर कितने ही एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए मैं एनएरए ट्री का इस्तेमाल करूँ। अगेन फैमिली चार्ट, ये मैंने अमिताभ बच्चन जी का फैमिली चार्ट रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बच्चे, उनके अपने कितने बच्चे, राइट। एंड देन यहाँ पे हम अभिषेक एंड ऐश्वर्या के जी के कितने बच्चे, उधर तक हम पहुंचे, राइट। सो ये एक फैमिली ट्री को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कितने बच्चे होंगे, कितने ही बच्चे कोई पेयर डिसाइड कर सकता है, राइट। सो आप लिमिट नहीं रखेंगे उसके अंदर, मे बी लिमिट रखेंगे तो बहुत बड़ी रखेंगे, 30, 40, 50 जैसी लिमिट कोई बड़ी रखेंगे जहाँ पे अचीव करना ही मुश्किल हो। तो ऐसे केसेस में आप एनएरे ट्री का इस्तेमाल करेंगे। ये परफेक्ट है ऐसे डेटा को रखने के लिए जहाँ पे आपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, सबसे जरूरी चीज़ है, यहाँ पे भी हायरार्की है, कोई टॉप ऑफ हायरार्की है, कोई बॉटम हायरार्की है। सेम इधर फैमिली स्ट्रक्चर में भी कोई टॉप ऑफ हायरार्की है, फिर उसके बीच मिड लेवल हायरार्की है, कुछ बॉटम लेवल हायरार्की है। तो ऐसे हायरार्की स्ट्रक्चर जब आपके पास आ रहा है, देन आप एनएरे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनएरे ट्री और बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, बट इसको मैं क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो बाइनरी ट्री नोट कैन है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सो बाइनरी ट्री में क्लियरली डिफाइन है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, दो ही बच्चे मैक्सिमम हो सकते हैं। बाइनरी ट्री आर यूज फॉर मेकिंग सर्च एफिशिएंट, वो सर्चिंग के टाइम बहुत काम आता है। मैंने आपको बताया था डेटाबेस में अगर इंडेक्सेस लगाने हैं, वो इंडेक्सेस जो है बाइनरी सर्च ट्री का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है बाइनरी ट्री का। एन एरिया यूज टू स्टोर हेरारकिकल डेटा, लेकिन अगर आपके पास हेरारकिकल डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम, देन ज्यादा फायदेमंद है एन एरे ट्री को बनाना, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है। बाइनरी ग्रोज ट्रीज ग्रो डीपर एंड एन एरे ट्री ग्रोज ब्रॉडर। इसका मतलब हुआ बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड के 2 ही बच्चे हो सकते हैं, तो क्योंकि ये लिमिट लग गई है 2 की, आगे आने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, नीचे खिसकते चले जाएंगे। क्योंकि वो नीचे खिसकते चले जाएंगे, ये डीप होता चला जाएगा, राइट। लेकिन एनएरिटरी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक नोड में कितने ही बच्चे डाल सकते हैं, तो आप सारे बच्चे इकट्ठे डाल देंगे तो वो वाइड हो जाए, ब्रॉड होता चला जाएगा, राइट, चौड़ा होता चला जाएगा। सो बाइनरी ट्री लंबा होता चला जाता है बिकॉज ऑफ 2 की लिमिटेशन,
और एन ट्री अगर एन का नंबर बड़ा है तो वो वाइड होता चला जाता है, बिकॉज सारे बच्चे सिबलिंग्स एक लेवल पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वाइडर वाइडर होते चले जाते हैं। चलिए, ये थी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एन एरे। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन में मैं जैसे बताया जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, और उसको हम कोड के थ्रू करके देखेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक ट्री स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और इसको हम बना के देखेंगे कोड एग्जाम्पल के थ्रू। सो स्ट्रक्चर ये होगा, हमारे पास एक ये नोड है ए के मैं तीन बच्चे डालूंगा, बी, सी एंड डी। बी सी डी हो गया। और जो बी है उसके दो बच्चे होंगे, ई एंड एफ। सी का मैं कोई बच्चा नहीं रखूंगा, एंड डी का मैं जीरो। तो इस स्ट्रक्चर को मैं एग्जाम्पल के लिए लूंगा, जब मैं उस जो मैं एनएरे ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, उसके अंदर इस ट्री को मैं इंसर्ट करके ऐड करके देखूंगा कि ये बनता है या नहीं बनता है। ठीक है। सो इस ट्री को बनाने के लिए अब सबसे पहली चीज़ ये है कि वी विल क्रिएट आवर ओन एनएरे ट्री क्लास। हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो हमें अपनी बनानी पड़ेगी। एंड मैं यूज़ करूंगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, बताया था कि दो तरीके से हो सकता है, आप दो तरीके से आप एनएरे ट्री बना सकते हैं। पहला, फिक्स्ड मैक्सिम, आप बता सकते हैं हर नोड के 10 ही बच्चे होंगे या 11 ही बच्चे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं हर नोड के कितने ही बच्चे हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैं, ये ज़्यादा जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं इस पे अंदर जाऊंगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे जाऊंगा मैं। तो हर नोड के हम कोई अपर लिमिट नहीं रखेंगे, कितने ही बच्चे आप डाल सकते हैं। सो हम क्या क्या ऑपरेशंस को फॉलो करेंगे, सबसे पहले ऐड या इंसर्ट, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ऐड या इंसर्ट का मेथड बनाएंगे, और उसके अंदर हम एक नोड को डालने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे ट्री के अंदर मैं एनएरी नाम से एक फाइल बना देता हूँ। अब एनएरे के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बनानी पड़ेगी मुझे, वो है ये नोड। हर नोड को बनाना पड़ेगा, और नोड में क्या है, एक नोड की वैल्यू है, एक उसके चिल्ड्रन के रेफरेंसेस। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। क्लास एन एरे ट्री नोड, तो ये मेरे नोड बन गई है, नोड की क्लास है। अब इस क्लास के अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक वैल्यू दी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, और मैं कह रहा हूँ कि दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। एंड एक तो वैल्यू आ गई मेरे पास, दूसरी क्या चीज चाहिए मुझे, चिल्ड्रन। सो दिस डॉट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है दोस्तों, चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने चिल्ड्रन होंगे, राइट। कभी 4, कभी 5, कभी 50, कभी 100। तो ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं, ऐसी ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, मैं वहाँ पे एरे का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं कहता हूँ चिल्ड्रन एक एरे होगा। तो मैं इसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। तो मेरी एक नोड बन गई है, जहाँ पे मैंने वैल्यू भी डाल दी, और मेरे पास चिल्ड्रन के यहाँ पे मैं उनके रेफरेंसेस भी यूज कर लूँ। अब हम सही क्लास बनाते हैं, क्लास एनरे एनरे ट्री करके। अब जो हमारी एनरे ट्री क्लास है, इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक रूट चाहिए। तो ये मेरा क्या चीज़ है, ये मेरे पास एक रूट है, राइट। सो मुझे एक रूट को रखना है हमेशा, हर ट्री की इम्प्लीमेंटेशन में मैं रूट रखता हूँ। रूट रखने की जरूरत इसलिए ताकि हमें ये पता चले कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, तो इसलिए हम रूट रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मेरे इसका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कहता हूँ, कंस्ट्रक्टर जी, मेरे अंदर मुझे एक रूट नाम से एक प्रॉपर्टी चाहिए, जो स्टार्टिंग में नल है। जब ट्री खाली है तो कुछ भी नहीं होगा, जब स्टार्टिंग साइड में ट्री ताज़ा ताज़ा बन रहा है, अभी कुछ भी रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे रूट नल है। ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए इंसर्ट का मेथड, जो मैं इंप्लीमेंट करने जाऊँ। तो इंसर्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड इंसर्ट करनी है, और कहाँ इंसर्ट करनी है, वो इंसर्ट करनी है मुझे किसी पेरेंट के अंदर। तो रूट का पेरेंट तो नल होता है, लेकिन अगर मुझे बी इंसर्ट करना है, तो मैं कहूँगा बी को इंसर्ट करो, कहाँ करो, ए के अंदर। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए इसके अंदर। पहली चीज़ तो मुझे चाहिए इंसर्ट, पहली चीज़ तो मुझे चाहिए पेरेंट की वैल्यू, कि इसका पेरेंट कौन है, राइट। एंड सेकंड मुझे चाहिए एक्चुअली उस नोड की वैल्यू। तो मुझे दोनों चाहिए, नोड की वैल्यू एंड उसका पेरेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू। ये दोनों चीजें अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, राइट।
अगर मेरे पास ये दोनों चीजें हैं तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं एक नोड बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट न्यू नोड इक्वल टू न्यू, कौन सी नोड, एन एरे ट्री नोड। ये मैंने एक नई नोड बनाई, मैं नई नोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू दे दी। तो मैंने एक नई नोड बना के उसके अंदर ये वैल्यू को डाल दी। अब अगर ये नया ट्री है, राइट, बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं, प्लेन है, एक नया ट्री बन रहा है, कुछ भी नहीं, खाली, ना मेरे पास रूट है ना कुछ है, देन इस केस के अंदर मुझे रूट को डिफाइन करना है। इफ दिस डॉट रूट, अगर मेरा रूट जो है वो नल है, मेरा रूट अगर नल है, इसका मतलब ये जो है खाली है सारा ट्री। और अगर ये ऐसा है तो दिस डॉट रूट इक्वल टू न्यू नोड, तो मैंने न्यू नोड रूट के अंदर डाल दी, एंड यहाँ पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया इंसर्ट का, बिकॉज मैंने ये डाल के वापस भेज दिया, आगे मैंने कुछ करना ही नहीं, मेरे को एक नए नोड मिले, जैसे ए मिला, तो मैंने यहाँ पे ए को अब इंसर्ट कर दिया, और ए, ये नोड बना दी, नहीं, ये नोड बनाई, और फिर मैंने कहा रूट इज दिस, ये मैंने काम करा। ओके, तो यहां तक मैं पहुंच गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास, अभी तो ये सिर्फ रूट डला है, अब आगे खेल शुरू होता है जहां पे हमें और वैल्यूज को इंसर्ट करना है, राइट। सो अब रूट डल गया, अब तो अब आगे चीजें इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज ये हमें फाइंड करना है कि कहाँ पे इंसर्ट करनी है। रूट वाला तो आसान था, हमने स्टार्टिंग में कर दिया है यहाँ पे, बिकॉज ट्री अभी खाली है, तो हमने स्टार्टिंग में उसको इंसर्ट करके निकल आया। लेकिन अब इसको इमेजिन करो, बहुत बड़ा ट्री है, बहुत सारे नोड्स हैं, तो आपको एक पेरेंट नोड मिली है, इंसर्ट क्या क्या इनपुट आ रहा है, पेरेंट वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ये पेरेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बड़े ट्री के अंदर, राइट। सो ऐसी चीज को करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि है फाइंड नोड का। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अब ये रूट नोड तो नहीं है, रूट होती तो मैं इंसर्ट करके निकल जाता, अब ये रूट नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कॉन्स्ट कि इसका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो पेरेंट निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, मैं एक फाइंड नोड नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, और फाइंड नोड को कहूंगा, फाइंड नोड मेरे रूट से स्टार्ट करो, और मुझे ये पेरेंट वाली वैल्यू जिस नोड में मिले वो मुझे ला के दो। ठीक है, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करूँ। अगर ये मैंने सही से इंप्लीमेंट करी और मुझे कोई पेरेंट नहीं मिला, ये बहुत जरूरी है, अगर मुझे कोई पेरेंट नहीं मिला वो कब होगा, अगर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ ये मेरी ट्री है, और मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ऐड करके दो, एक्स फाइंड करो और उसके अंदर वाई को डालो, एक्स पेरेंट है, और वाई को इंसर्ट करो। अब एक्स पेरेंट को अगर मैं फाइंड करूँ, यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो अगर ये नहीं मिला कहीं पे, तो मैं इसको इंसर्ट ही नहीं कर सकता, मेरे पास वो पेरेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एरर दे दूंगा कि जिस पेरेंट को आप फाइंड करना चाहते हैं वो है ही नहीं, अगर पेरेंट नहीं है, कुड नॉट फाइंड, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा कुड नॉट, सॉरी, कुड नॉट फाइंड पेरेंट, और इसको मैं यहाँ पे कहूँगा कौन सा पेरेंट, कौन सी ये वाला, विद पेरेंट विद वैल्यू, पेरेंट वैल्यू, और यहाँ से मैं इसको फिर रिटर्न, मुझे पेरेंट ही नहीं मिला तो मैं कहाँ पे इंसर्ट कर, राइट। लेकिन अगर पेरेंट मिल गया, राइट, अब सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास पेरेंट मिल गया, तो मुझे क्या करना है, लेट्स से सिनेरियो है, मुझे इंसर्ट करना है अब बी के अंदर ई, राइट, बी के अंदर मुझे ई इंसर्ट करना है, बी के अंदर ई, इमेजिन करो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और बी के अंदर मैंने ई इंसर्ट करता, सबसे पहले मैं बी फाइंड करूंगा, जब बी मिल जाएगा इसके चिल्ड्रन के अंदर मैं ई को डाल दूंगा। वो कैसे करूंगा, उसको करने के लिए मैं कहूंगा कि पेरेंट के, पेरेंट एक नोड है, पेरेंट के चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन क्या है हमने यहाँ पे डिफाइन कर था, एरे, पेरेंट के चिल्ड्रन के अंदर पुश कर दो, पुश क्या करता है, एरे डॉट पुश है, एरे के अंदर एलिमेंट एंड में डाल देता है वो, तो पेरेंट के चिल्ड्रन के अंदर पुश कर दो इस नई नोड, राइट। तो ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन बन गया। लेकिन अब ये पूरा नहीं है, मुझे फाइंड नोड बनाना पड़ेगा। फाइंड नोड क्या करता है, फाइंड नोड इस पूरी लिस्ट पे जाएगा और फाइंड करेगा जो पेरेंट है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, करता भी है या नहीं करता। तो ये फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाते हैं। सो इसके अंदर मैं रिकर्शन का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, बिकॉज मुझे करना क्या है,
मुझे हर चाइल्ड पे जाना है। जैसे ए से स्टार्ट करूंगा, ए के अंदर मैच करूंगा, अगर मैच नहीं करा तो फिर मैं ए के सारे बच्चों पे जाऊंगा, बी सी डी, उनसे मैच करूंगा। नहीं करा तो बी के फिर बच्चों पे जाऊंगा, उससे मैच करूंगा, और जहां मैच हो जाएगा वहां पे रिटर्न कर दूंगा, राइट। सो जो फाइंड नोड का फंक्शन है, एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, यहाँ पे रिकर्शन लग सकती है, बिकॉज रिकर्शन कब लग सकती है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सब प्रॉब्लम्स में, सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हो। ट्री परफेक्ट एग्जांपल है इसका। क्यों? क्योंकि ये एक ट्री है पूरा, एंड ये अपने आप में एक सब ट्री है जो कि सारी चीजें लेकर था। इसका ये रूट है, इसकी ये नोड्स हैं। सिमिलरली ये एक ट्री है हमारा, सब ट्री है हमारा। सो ट्री को आप सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हो, और इसी वजह से आप यहाँ पे रिकर्शन लगा सकते हो, राइट। तो मैं फाइंड नोड रूट से स्टार्ट करूंगा पहले, और फिर फाइंड नोड ही बी पे लगा दूंगा, और फिर फाइंड नोड ही डी पे लगा दूंगा। तो कैसे करेंगे? मैं कहूँगा मेरे पास अब ये फंक्शन है इंसर्ट का, मुझे अब फाइंड नोड बनाना है। फाइंड नोड, अब फाइंड नोड क्या लेगा? फाइंड नोड को मैंने यहाँ पे दिया है एक नोड और एक वैल्यू जिससे हमने सर्च करना है, राइट। सो फाइंड नोड के इनपुट क्या है? एक नोड और एक वैल्यू। सो फाइंड नोड में मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम मैं करूंगा कि अगर जो मुझे नोड अंदर आ रही है वो नहीं है, वो किसी वजह से उसकी वैल्यू सही नहीं है, अगर ये नोड ही नहीं है, देन रिटर्न कर दो यहाँ पे हमारे पास नल, कि मुझे कुछ नहीं मिला। नल का मतलब खाली, मुझे कुछ नहीं मिला। अगर ये नोड ही नहीं है तो मैं आगे क्या करूँगा, राइट। जैसे रूट, अगर ये नल होता, रूट में कुछ होता ही नहीं और ये कोई कॉल करता फंक्शन को, कुछ है ही नहीं, देन मैं कह रहा हूँ रिटर्न नल। अच्छा, आगे आते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि ये नल नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर नोड की वैल्यू मिल जाती है इस वैल्यू से जिसको आप सर्च कर रहे हो, देन बल्ले बल्ले मुझे मिल गया जो चीज चाहिए था। मैं यहाँ से रिटर्न नोड करके बाहर आ जाऊँ, ठीक है। यहीं पे वो चीज खत्म होगी, मैंने रिटर्न कर दिया नोड को, और यहाँ पे मुझे वो नोड मिल गई। अब सवाल आता है कि अगर नोड नहीं मिली, मैंने ए से स्टार्ट करा, मुझे बी फाइंड करना था, ए पे नहीं मिला, तो अब इसके बच्चों पे जाना है मैंने, और उन बच्चों पे फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसको। वो कैसे करूंगा? अब मुझे पता है कि नोड के बच्चे हैं नोड डॉट चिल्ड्रन में, उस पे मैं लूप लगाऊंगा। सो फॉर लेट चाइल्ड, चाइल्ड, अब मैं किस पे चाइल्ड लगाऊंगा? नोड के चिल्ड्रन के ऊपर। मैं कह रहा हूँ एक सॉरी लूप लगाऊंगा कि नोड के चिल्ड्रन के ऊपर आइटरेट करो जितने उसके बच्चे हैं। जैसे अगर ए के बच्चे बी सी डी, तीनों पे एक एक करके आइटरेट करो, और इन तीनों के ऊपर ही क्या फाइंड करो? मुझे इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा कि इसी फंक्शन को वापस कॉल कर लो, ये जो चाइल्ड है इसके लिए, फॉर द वैल्यू जो मैं सर्च कर। तो मैंने फाइंड नोड को ही वापस कॉल कर लिया इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर अगर रिजल्ट मिल गया, इफ रिजल्ट, देन रिटर्न रिजल्ट, देन उसको रिजल्ट कर दो और कर दो इसको। सो रिकर्शन की तरह चलेगा। पहले स्टार्ट करेगा यहाँ से रूट पे, फिर रूट पे नहीं मिला तो उसके चिल्ड्रन पे जाएगा, पहले चाइल्ड पे फर्स्ट सर्च करेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सेकंड चाइल्ड पे, फिर थर्ड चाइल्ड पे, ऐसे ये हर चाइल्ड पे जाएगा, चाइल्ड के चाइल्ड पे भी जाएगा, धीरे धीरे पूरे ट्री को ऐसे ये कवर कर देगा रिकर्शन के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, अगर कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न, मुझे नहीं। तो ये हमारा बन गया फाइंड नोड का फंक्शन। तो अब हम इसको हमारे पास अभी फाइंड नोड भी है, इंसर्ट भी है, इंसर्ट रेडी है हमारा। अब हम इसको इंसर्ट को चला के देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे एन अरे ट्री का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एन अरे ट्री, एन अरे ट्री। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ मुझे इस ट्री को अंदर डालना है। अब इस ट्री को अंदर डालने के लिए मुझे सबसे पहले ए को डालना है। तो ए को डालने के लिए मैं कहता हूँ एम एरे माई एरे ट्री डॉट इंसर्ट। सो मुझे इंसर्ट में दो चीजें चाहिए हमें, एक तो हमें चाहिए पेरेंट वैल्यू, और हमें चाहिए नॉर्मल जो वैल्यू इंसर्ट करना। तो पेरेंट वैल्यू क्योंकि अभी तो ट्री स्टार्ट हुआ है, पेरेंट वैल्यू नल है, और मैं इसके अंदर जो वैल्यू डालने जा रहा हूँ वो है ए, ठीक है, मुझे ए डालनी है। अब ए के अंदर मुझे बी सी डी डालना है, तो बी वो कैसे डालेंगे? अब मैं यहाँ पे कहूंगा मेरी एक एज अ पेरेंट लो,
और उसके अंदर बी, सी एंड डी वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे मैंने ए के अंदर अब बी सी डी वैल्यूज डाल दी। अब मैं कहना बी के अंदर ई और एफ डालो, वो कैसे कहूंगा, चलो कॉपी करते हैं। यहाँ पे कहूंगा बी के अंदर ई डालो और फिर बी के अंदर ही एफ डालो। ठीक है, ये भी हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ डी के अंदर जी डालो, तो वो कैसे कहूंगा, पेरेंट डी है, डी के अंदर जी डालो। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। टर्मिनल में गए, नोड, और यहाँ पे मैं ट्री फोल्डर के अंदर हूँ, और ट्री फोल्डर के अंदर मैंने एन ट्री को, ठीक है, तो मेरा चल गया, अभी क्रैश नहीं हुआ। अब इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे कहीं पे मैं क्या करूँगा, रूट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में मैं पेरेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट पुश के बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं रूट को प्रिंट कर दूं जस्ट टू सी कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो जब मैं इसको डालूंगा कई सारे आएंगे, लास्ट वाला देखना आप। तो लास्ट वाले के अंदर आप देखेंगे पहले हमारे पास एक वैल्यू है ए। ए हमारा जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं रूट है, तो ये दिस इज रूट, तो ये है रूट। ए के अंदर तीन बच्चे हैं बी सी डी, चिल्ड्रन के अंदर एरे है, उसके अंदर तीन है बी सी डी, तो यहाँ पे हमारा बी सी डी हो गया। और यहाँ पे आप एक चीज दे सकते हैं, पूरा नहीं दे सकते पर आप दे सकते हैं कि बी के बच्चे हैं वो एरे हैं, सी का कोई बच्चा नहीं है खाली एरे है, बिल्कुल यहाँ पे भी है, सी का कोई बच्चा नहीं है खाली एरे नहीं, खाली एरे है। और यहाँ पे डी के भी हमारे पास एक ही बच्चा है, बट क्योंकि एरे यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है, इसका मतलब एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं, नोट डॉट, इसके अंदर आप अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं कि बी के कितने बच्चे हैं, तो आप इसको कंसोल लॉग और फर्दर कर सकते हैं, दिस डॉट रूट डॉट चिल्ड्रन के अंदर फर्स्ट जो है उसके अंदर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो वो आगे भी प्रिंट कर देगा। बट मैं अंदर डीप नहीं जा रहा, बट आप यहाँ पे क्लियर दे सकते हैं ए के अंदर बी सी डी के बच्चे हैं, और वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास फाइंड नोड। और फाइंड नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अगर आपको फाइंड नोड समझ आ गया, देन आपका आपका एन ट्री के कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। इसका मतलब बिकॉज इंसर्शन समझ आ गई, तो आपको समझ आ गया कि कैसे फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो मैं ऑपरेशन यहाँ पे सपोर्ट करूँगा वो है ट्रैवर्सल का। ट्रैवर्सल जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी, ट्री के वीडियोस में भी दिखाया कि ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि आप किसी ट्री के हर नोड पे जाएं और उसको प्रिंट करें या उसकी वैल्यू को निकालें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इस पूरे ट्री के हर नोड पे जाके उसकी वैल्यू को हम बाहर निकालेंगे और उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सल से, ट्रैवर्सल भी दो तरीके का है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जिसको कहते हैं ट्रैवर्सल, और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च पे चलते हैं, उसके बाद फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च पे आएंगे। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या है, ये हमारे पास एक ट्री है, यही वाला है ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक ट्री है। इस ट्री को हमने ट्रेवर्स करना है, तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट एट द रूट। तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे ए से, और स्टार्टिंग नोड, विजिट ऑल नोड्स एट द करंट लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो अब हमने सब पे जाना है, और कई तरीके हैं सब पे जाने के। ब्रेड फर्स्ट सर्च एक तरीका है, और उस तरीके में क्या रूल है कि आप रूट से स्टार्ट करते हो, उसको प्रिंट करते हो, देन उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, उस लेवल पे जितने भी नोड्स हैं सब पे विजिट करते हो। जब वो खत्म हो जाते हैं देन आप नेक्स्ट लेवल पे आते हो, फिर आप उसके सारे प्रिंट करते हो, और ये चीज़ आप लेफ्ट टू राइट करते हो। क्या मतलब, अगर इसको मुझे ब्रेड फर्स्ट सर्च से ट्रेवर्स करना है, तो मैं कैसे ट्रेवर्स करूंगा इसको, इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहला आउटपुट आएगा ए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे देन आउटपुट आएगा बी सी डी, देन आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे उसका आउटपुट आएगा ई एफ जी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, बिकॉज आप लेवल बाय लेवल चल रहे हो। तो नाम में भी यही है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ क्या, ये ब्रेड्थ होगी ना, इसकी ब्रेड्थ पे जा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे, ब्रेड्थ में जा रहे हैं। तो पहले लेवल पे ए पे सारे लेफ्ट टू राइट गए, फिर जो ये सेकेंड फर्स्ट लेवल, ये लेवल जीरो हो गया, जैसे मैंने बताया लेवल मैं जीरो से ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जीरोथ लेवल पे लेफ्ट टू राइट गए, फिर फर्स्ट लेवल पे लेफ्ट टू राइट गए बी सी डी, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पे लेफ्ट टू राइट गए ई एफ जी। तो ये है हमारी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और इसी को ही अब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर।
तो मैं इसका नाम ही यही रखता हूँ, ब्रेड्थ ही इसका नाम रखूंगा मैं, ब्रेड। अब ब्रेड्थ जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे हमें अब हर लेवल रूट से स्टार्ट करना है इसको, रूट से। तो रूट से स्टार्ट करने के लिए अगर रूट ही नहीं है, इफ नॉट दिस डॉट रूट, अगर रूट है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि हम रिटर्न कर देंगे, हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, बिकॉज रूट नहीं है का मतलब जो हमारा ट्री है वो खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्यू का कंसेप्ट यूज करूंगा, कॉन्स्ट क्यू इक्वल टू, जो कि एक एरे से निकल के आ रहा है, दिस डॉट रूट। सो मैं एक जो इसकी रूट नोड है इसको मैं क्यू में डाल दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्यू बना रहा हूँ। क्यू कैसे होगी, यहाँ पे एक ऐसे मैंने एक बड़ी सी क्यू बना दी, और उसके अंदर मैंने अभी के लिए ए को अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ए आ, ठीक है, ए आ गया। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या करना है, मुझे इस क्यू के अंदर जब तक एलिमेंट्स हैं इसको लूप थ्रू करते जाना है, वाइल क्यू की जो लेंथ है ग्रेटर देन जीरो है, ओ सॉरी, क्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है, अगर क्यू की लेंथ ग्रेटर देन जीरो है, देन मुझे क्या करना है, मुझे इस क्यू में से पहला एलिमेंट को निकालना है, यानी कि अभी के लिए ए को मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, ए को बाहर क्यों निकालना है मैं आगे बता दूं। तो मैंने सबसे पहले कॉन्स्ट करंट इक्वल टू क्यू के अंदर से पहला एलिमेंट निकाला, अगर एरे में से पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड से पहला निकालना है तो मेथड है शिफ्ट। तो क्यू के अंदर से मैंने शिफ्ट करके पहला एलिमेंट बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास ए आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू को मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसी क्यू में इस करंट के सारे बच्चे डाल, क्यू डॉट पुश करंट के जितने भी बच्चे हैं, करंट डॉट चिल्ड्रन। और इसके लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा जितने भी इसके बच्चे हैं उसको स्प्रेड करके यहाँ पे डाल दो। स्प्रेड ऑपरेटर का आपको नहीं पता तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज है जिसमें जावास्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट को मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है। और उसमें स्प्रेड ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको नहीं पता। बट इन शॉर्ट ये क्या करता है, जितने भी इस एरे के एलिमेंट्स हैं सबको उठा के, जितने भी उसके बच्चे हैं, यानी कि इस केस में हमारे पास ए के बच्चे हैं बी सी डी, तीनों को इस क्यू में ये पुश कर देगा। तो हमने ए निकाल लिया, ए तो खत्म हो गया। अब ए के बच्चे हमने अंदर डाल दिए, यहाँ पे आ गए अब बी सी एंड डी, ये तीनों हमारे पास आ गए। ओके, सो अब हमारे पास बी सी डी आ गया। तो यहाँ पे जब अब ये लूप दोबारा जाएगा, इस क्यू में बी सी डी है, फिर पहले बी को निकालेगा, जब क्यू डॉट शिफ्ट करेगा तो इस क्यू का पहला एलिमेंट बी को बाहर निकालेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर बी के बच्चे जो है ना ई एन एफ, इसको अंदर डाल देगा, राइट, इसको अंदर डाल देगा, इसको निकाल के प्रिंट कर देगा और इसके बच्चे यहाँ पे डाल देगा। फिर सी पे जाएगा, सी पे कुछ नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ प्रिंट कर देगा। सो क्या प्रिंट हो रहा है, ए बी सी। उसके बाद ये हमारे पास डी को प्रिंट कर देगा, डी के बच्चे हैं जी, जी को यहाँ पे डाल देगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो अगर ये इसको देखोगे आप, जैसे ये प्रिंट हो रहा है, ये बिल्कुल ही हमारी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये ऐसे ही प्रिंट होगा और ये हमारी ही ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होगी। चलिए इसको चला के देखते हैं ये हमारा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो माई ट्री डॉट ब्रेडथ, मैं इसको कहता हूँ कि आप इस फंक्शन को चलाइए। तो इसको मैंने चलाया, अब यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आया, ए बी सी डी ई एफ जी, जो यहाँ पे मेरे को चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये है हमारी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ जैसे कि नाम ही कह रहा है कि ये डेप्थ में जाती है, तो अगर हमारे पास ये ट्री है, इधर भी चले, तो डेप्थ क्या चीज़ है, ये है डेप्थ, हमें ऐसे जाना है। तो ऐसे जाने के क्या रूल्स हैं, ऐसे जाने के लिए स्टार्ट एट द रूट नोड और स्टार्टिंग नोड, रूट नोड से स्टार्ट कीजिए, उसका मूव टू द फर्स्ट अनविजिटेड चाइल्ड, फर्स्ट इनविजिटेड चाइल्ड लेफ्ट से स्टार्ट होगा। जैसे हमारे पास ए से स्टार्ट करा हमने, तो इनविजिट फर्स्ट इनविजिटेड चाइल्ड है बी, बी पे चले गए फिर हम। And then if node has no unvisited children, backtrack to its parent and explore the next unvisited child। तो मुझे क्या करना है, पहले मैंने ए से स्टार्ट करा, फिर उसके अनविजिटेड चाइल्ड पे गया बी, बीच पे आया, फिर बी के अनविजिटेड विजिटेड चाइल्ड पे, अनविजिटेड चाइल्ड गया जिस पे अभी तक आप गए नहीं है, राइट। तो बी के अनविजिटेड चाइल्ड पे गया तो मुझे ई मिल गया।
अब ये कह रहा है कि ई का कोई अनविजिटेड चिल्ड्रन नहीं है, देन बैक ट्रैक करो, वापस आ जाओ बी पे टू इट्स पेरेंट एंड एक्सप्लोर द नेक्स्ट अनविजिटेड चिल्ड्रन। फिर एफ पे आ गए, तो पहले ए बी ई, वापस बी पे, फिर एफ पे आ गए, एफ का भी कोई अनविजिटेड चिल्ड्रन नहीं है, वापस बी पे आ गए, बी से फिर ए पे गए, ए का नेक्स्ट अनविजिटेड चिल्ड्रन क्या है, सी, सी पे गए, सी का कोई अनविजिटेड चिल्ड्रन नहीं है, वापस आ गए ए पे, बैक ट्रैक कर गए, फिर यहाँ से डी पे आए, डी के अनविजिटेड चाइल्ड जी पे गए, खत्म हो गया। तो क्या बन गया, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, सी डी जी। तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है। अगर हम इसको ट्रैवर्सल करते हैं, डेप्थ के गहराई में जाते हैं, इसके अंदर गहराई को पहले ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेड्थ के, देन ऐसा कुछ हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा। तो अब इसको इसी को ही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों। तो अगर मुझे डेप्थ को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, अब मैं इसके अंदर रिकर्शन का इस्तेमाल करूंगा। अगेन रिकर्शन बहुत इस्तेमाल होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज अगेन अब एक प्रॉब्लम को कई सारी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ डेप्थ स्टार्ट करना रूट से, ठीक है। अगर नोड नहीं है, अगर नोड, या आप इसको नोड इक्वल टू नल भी ले सकते हैं, अगर नोड की वैल्यू नहीं है, नोड खाली है, देन उस केस में आप रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर है तो उसके केस में आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे, आप कहेंगे मेरी नोड की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो रूट से स्टार्ट करा, तो इसने, अगर मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट करा तो इसने अभी ए को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब जब रूट को प्रिंट कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके हर चाइल्ड पे जाओ, जैसे हमने फाइंड नोड में करा था, लेट चाइल्ड ऑफ नोड डॉट चिल्ड्रन, इसके हर चाइल्ड पे जाओ और हर चाइल्ड पे जाके वापस से डेप्थ लगा दो, ठीक है। हर चाइल्ड पे जाके डेप्थ लगा दो, दिस डॉट डेप्थ, और यहाँ पे चाइल्ड। तो हर चाइल्ड को मैंने एक सब ट्री बना के उस पे ये सर्च चला दी। और इससे ये कैसे चलेगी फिर, जैसे मैंने रूट से स्टार्ट करा, उसका रूट के बाद ये गई बी पे, रूट प्रिंट हो गया, अब ये बी पे गई। अब बी पे जब मैंने गया ये, तो बी के अंदर फिर मैंने कहा ठीक है, अब बी के, ए के सबसे पहले सब, सॉरी, ए से स्टार्ट करा, ए से अब मैंने सबसे पहला चाइल्ड निकाला जो कि है बी, ठीक है। तो इस लूप में सबसे पहले आ गया बी यहाँ पे, तो मैंने कहा इसी को दोबारा कॉल करो बी के लिए, अभी सिर्फ ए प्रिंट हुआ। अब ये बी के अंदर चला गया, तो इसने बी को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने कहा कि बी के सारे चिल्ड्रन पे आइटरेट करो, तो ये अभी जो ये वाला जो है बी सी डी वाला लूप, ये खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ये बी के अंदर ही अब चला गया, ठीक है। उसके बाद ये ई पे पहुंच गया, राइट। फिर ये वापस आएगा, फिर बी के बच्चे एफ पे, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे देन वापस ये वाला ए के जो चिल्ड्रन वाला नोड है लूप पे दोबारा चलेगा, राइट। सो ये रिकर्शन का जादू है यहाँ पे, कि हम इस सब ट्री को यूज कर रहे हैं, पहले पूरे को यूज कर रहे हैं, फिर इस सब ट्री पे इसको चला रहे हैं, और इस वजह से ये हमारी रिकर्शन के थ्रू प्रिंट करता चला जाएगा, डेप्थ में जाता चला जाएगा। तो इसमें जाते हैं माई इनहेरिट ट्री डॉट डेप्थ। तो ये रिकर्शन दोस्तों, ये ब्रेन में विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसको आप लूप, इसके अंदर आप कंसोल लॉग लगा के देखिएगा, यहाँ पे बार बार कंसोल लॉग लगाइएगा और उस नोड को फिर प्रिंट कराइएगा। मैं इसको बाद में करता हूँ, पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा ये। इसको जब मैंने चलाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है ब्रेड लॉग, बिकॉज ये रिकर्शन समझना लॉजिक बिल्डिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिकर्शन आपको समझ आ रहा है, यानी कि आपको कंप्यूटर कैसे चलता है वो समझ आता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा रिकर्शन को, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती है रिकर्शन की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरा रिजल्ट आया ए बी ई एफ, ए बी ई एफ सी डी जी, सी डी जी। तो ये सेम हमारे पास रिजल्ट आ गया डेप्थ का। सो इसके अंदर अगर आपको समझना है ना इसको अच्छे से, तो यहाँ पे कंसोल लॉग लगा के आपको चाइल्ड को यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा कि ये कैसे चल रहा है, किस चाइल्ड पे जा रहा है। अब पहले बी पे गया, बी से फिर वो ई पे आया, फिर एफ पे आया, फिर सी पे आया, कैसे चल रहा है, फिर ये डी पे गया, डी से फिर जी पे गया, कैसे चल रहा है। ये कंसोल लॉग आपको क्लियर करेगा। इस कंसोल को समझिएगा, लूप को समझिएगा, कंसोल को समझिए, कंसोल के आउटपुट को देखिएगा। अच्छा, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, उसको इमेजिन कीजिएगा, इस डायग्राम को अपने पास रखिएगा, इस रूट को समझिएगा कि डेप्थ फर्स्ट में कैसे जाते हैं। अच्छा, यहाँ गया, फिर बी पे गया,
अच्छा फिर ई पे आ गया जबकि लूप चल ही रहा था अभी, फिर इसके बाद एफ पे आ गया, फिर वापस गया सी पे आ गया, कैसे करा उसने। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, इमेजिनेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके समझना पड़ेगा। देन ये चीज़ क्लियर होगी आपको अच्छे से। बट एक बार रिकर्शन समझ आ गई और आपको ब्रेन में समझ आ गई कि अच्छा रिकर्शन ऐसे चलता है, आगे आने वाले रिकर्शन की प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एंड लास्ट चीज़, लास्ट ऑपरेशन जो मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा बट आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो है डिलीट का। बट कोड आपने लिखना है, और मैं इस सारे कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप डिलीट को खुद से ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद फिर अगर नहीं होए तो मेरे कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि लॉजिक कैसे चलेगा डिलीट का, ताकि आपको आसानी हो थोड़ा सा कोड लिखने में। तो इमेजिन करें हमने इस नोड के इस ट्री के अंदर डी को डिलीट करना है, सॉरी बी को डिलीट करना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स लूंगा। सबसे पहला तो काम है कि आपको ब्रेड फर्स्ट सर्च लगा के, ब्रेड फर्स्ट ये है बी सी डी फिर ई एफ जी आई जे, आपने ब्रेड फर्स्ट सर्च लगा के लोकेट करना है जिस नोड को आपको डिलीट करना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है वो नोड है कहाँ जो मुझे डिलीट करनी है। तो बी फाइंड करनी है, तो ब्रेड फर्स्ट लगा के बी को फाइंड करेंगे। जब वो मिल जाए या नहीं मिली तो कुछ कर डिलीट ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिली ही नहीं है। मिल गई और आपको पता चलेगा कहाँ पे है, तब आपने क्या करना है, फाइंड द डीपेस्ट एंड राइट मोस्ट नोड। सो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपने डीपेस्ट जिसका सबसे लंबा ट्री है, जब सब लंबी हाइट है, डीपेस्ट एंड राइट मोस्ट। डीपेस्ट क्या है, अगर याद है देखो आपके डीपेस्ट नोड यहाँ पे कौन कौन सी है, आई डीप है, जे डीप है, यहाँ पे ये डीपेस्ट है राइट। और डीपेस्ट में भी राइट नोड, ये डीप क्यों है, बिकॉज अगर इनके एज देखो एक दो तीन एज आ रहे हैं, बाकी जगह पे दो ही आ रहे हैं, यहाँ पे एफ के दो ही एज है, सी का एक ही एज है, डी का एक एज है, एच के दो एज है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, और जी के ये दोनों एज है राइट। तो डीपेस्ट कौन सा है, आई एन जे, इन दोनों के तीन तीन एजेस हैं, एक दो तीन राइट। सो ये डीपेस्ट है, डीपेस्ट में भी एक जो कि हमें चाहिए वो है डीपेस्ट एंड राइट मोस्ट, यानी कि जे। अब आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है जिसको आपने डिलीट करना है विद द डीपेस्ट राइट मोस्ट। ठीक है, तो एंड में क्या आएगा, बी खत्म हो जाएगा, बी की जगह जे ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जे गायब हो गया, यहाँ पे था ना जे, यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे आ गया। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए अगर आपने सही से डिलीट को इम्प्लीमेंट करा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे डी को डिलीट करना है, सेम रूल लगाएंगे। सबसे पहले आप डी को लोकेट करेंगे, कहाँ पे है डी, ब्रेड फर्स्ट सर्च लगा के, वो भी मैंने कोड में आपको सिखाई है कैसे ब्रेड फर्स्ट सर्च लगा के डी ब्रेड फर्स्ट सर्च लगाते हैं। जब आपको डी मिल जाएगा, देन आप अगेन फाइंड द डीपेस्ट एंड राइट मोस्ट नोड, फाइंड करेंगे डीपेस्ट एंड राइट मोस्ट नोड, इसमें क्या है, सेम है, जे है। और फिर उसके बाद आप डी को यहाँ पे जे से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ए बी सी, जे आ गया यहाँ पे डी की जगह, ये यहाँ से यहाँ मूव। ओके, तो ये डिलीट का लॉजिक है। आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए खुद से। कोड अगेन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। दैट इज़ इट दोस्तों, एनएरी ट्री के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा अगले डेटा स्ट्रक्चर के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्ते।